जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस आपके साथ करेंगे, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। प्रत्येक दिन जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि उसे आप लोग पढ़ लें। अब देखिए, ये जो न्यूज़ है यहाँ पे ईडी के बारे में चर्चा है। ईडी का पूरा फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ईडी ने कहाँ छापा मारा है, किस पे मारा है, नहीं मारा है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस ये इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ईडी होता क्या है। साथ ही साथ अगर ईडी की स्थापना किया गया है तो किसी न किसी एक्ट के द्वारा उसकी स्थापना किया गया है। किस एक्ट के द्वारा ईडी की स्थापना किया गया है, कब किया गया है और ईडी किस एक्ट के उल्लंघन में एक्शन लेता है। मान लीजिए ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आखिर किस एक्ट के तहत इसे गिरफ्तार किया गया। तो ईडी बेसिकली दो एक्ट के उल्लंघन पर एक्शन लेता है। एक तो फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस पर बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, इसलिए ईडी ने इसे गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इसे गिरफ्तार किया गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कई बार हमने चर्चा किया है। अब ये जो न्यूज़ है, अमित शाह जी ने निर्देश दिया है कि आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करना है। किस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। तो आतंकवादी होगा तो उसका कोई मददगार होगा और उस मददगार को हमें पकड़ना है। ये निर्देश दिया है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। बाकी देखिए, ये सब जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ पे मान लीजिए आपको ये पूछ सकता है कभी, या इस रूप में आप इसको सोचिएगा कि अगर आपको अथॉरिटी दे दिया जाए या जम्मू कश्मीर पुलिस का आपको सर्वे सर्वा बना दिया जाता है और आपके पास एक इशू आता है टारगेट किलिंग का, कि पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है टारगेट करके, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या एक्शन लेते, तो ये आप सोचिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। खाड़ी देशों से अच्छे रिश्ते बने रहेंगे, पीयूष गोयल। देखिए, आज मुझे समय की कमी है तो इसलिए मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे कल भी हमने चर्चा किया। हमारे लिए खाड़ी देश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे देश का 65% तेल जो है खाड़ी देश से आता है। कतर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? कि जो हम लोग खाने वाला गैस यूज करते हैं, जो गैस हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उस गैस का 45% गैस जो है सीधे कतर से आता है। खाड़ी देश इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इतना रेमिटेंस मिलता है हमें, उस रेमिटेंस में फिर $45 बिलियन का रेमिटेंस अकेले खाड़ी देश से मिलता है। यानी आधे से अधिक रेमिटेंस भारत को खाड़ी देश से मिलता है। तो खाड़ी देश भारत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए खाड़ी देश से अच्छा रिश्ता बना रहेगा। जो भी कुछ समय में आप लोग डिस्प्यूट देख रहे हैं, उस डिस्प्यूट के बावजूद खाड़ी देशों से हमारा संबंध बना रहेगा। सैन्य प्रमुख से एक रैंक नीचे के अफसर भी बन सकेंगे सीडीएस। देखिए, सीडीएस की पद की सृजन को आप देखिएगा, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। जब हमारे देश के जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनका देहांत हुआ था, तो उस समय में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था सीडीएस पे, उसको जाकर के एक बार देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। वहाँ पे मैंने जिक्र किया था सीडीएस के पद का सृजन बेसिकली कारगिल वार के बाद किया गया। कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में ये आवश्यकता महसूस हुआ कि हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है और ख़ास करके तीनों सेनाओं को मध्य कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तीनों सेनाओं के मध्य कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसकी आवश्यकता हमें महसूस हुई कारगिल वार के बाद। तो कारगिल वार के बाद माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक समिति बनाया गया था जिसे कारगिल समीक्षा समिति कहते हैं। और कारगिल समीक्षा समिति ने 2003 में अपनी रिकमेंडेशन दिया और उस रिकमेंडेशन के आधार पर 2019 में हमारे देश का पहला सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत। इनका काम होता है कि तीनों सेनाओं के मध्य कोऑर्डिनेशन करना, युद्ध की कंडीशन में, आपदा की कंडीशन में, और साथ ही साथ आवश्यक सुझाव रक्षा मंत्री को देना। तो इसके लिए एक प्रोविज़न था कि सेना प्रमुख जो है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो,
ये तीनों ही सीडीएस पद बन सकते हैं, ये तीनों रिटायर होने के बाद सीडीएस बन सकते हैं, लेकिन इस प्रोविज़न को हटा दिया गया कि सेना प्रमुख के नीचे वाले पद में सीडीएस बन सकते हैं। निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है ये। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इतिहास की हिचक से बाहर आए कोई नहीं थोप सकता अपनी मर्जी जयशंकर। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या था आपको, इसमें यहाँ पे चर्चा है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का। मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत प्रयास करता रहा था, आई थिंक 2000 जो पीएम मोदी सरकार में आए थे 2014 में, उसके बाद वो लगातार प्रयास करते थे कि कुछ समूह का भारत सदस्य बने, जिसमें भारत जो है मिसाइल वाले जो ग्रुप है उसका सदस्य बना था भारत, वासेनार ग्रुप का भारत सदस्य बना था, और उसके बाद जो है भारत न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी सदस्य बनना चाहता था, जो भारत बन नहीं पाया। मिसाइल वाले ग्रुप का मैं नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पेपर देखिएगा जो कल परसों प्रीलिम्स हुआ है, उसमें भी उस ग्रुप से लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। यद्यपि मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको हो सके तो गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। पूर्वोत्तर में उग्रवाद तो मध्य भारत में नक्सलवाद पे काबू पाया। दोनों ही जगह आप देखिएगा तो नक्सलवाद को भी कहीं न कहीं घटा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नक्सलवाद घटा है, उसका एक डाटा आया था जो हमने आपके साथ चर्चा किया था, और पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद है वो भी घटा है। तो दोनों ही जगह कहीं न कहीं सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कमी पाया गया। इसके अलावा एक अच्छा न्यूज़ ये है कि काबुल में जो है दूतावास फिर से चालू होगा। निश्चित तौर पे ये भी एक सकारात्मक कदम है। और आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो है संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव तालिबान गए, अफगानिस्तान गए थे, और वहाँ पे तालिबान के प्रतिनिधि से उन्होंने बात किया था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान का अधिग्रहण किया, और उसके बाद पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि तालिबान से हम लोग रिलेशन नॉर्मलाइज करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है। भारत के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी सत्ता पे बैठे, चाहे तालिबान हो या कोई भी हो, उसके साथ हम स्ट्रॉन्ग संबंध रखेंगे। हमारा अफगानिस्तान के लोगों के साथ अच्छा संबंध रहेगा, ये हमारी ज़रूरत है, राइट। इसके बाद इसको देख लीजिएगा, छात्रों को पढ़ाने के लिए 14 भाषाओं में शुरू हुआ चैनल, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और इसकी चर्चा बेसिकली बजट को आप पढ़िएगा, बजट 2022-23 का जो बजट था, इस बार का बजट, उसमें चर्चा किया गया था कि कुछ इस तरह का चैनल शुरू किया जाएगा जो स्थानीय भाषा में पढ़ाने का काम करेंगे। जल जीवन मिशन, राज्यों ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव। अब देखिए जल जीवन मिशन का 2 पार्ट है। एक तो गांव में जो है कनेक्टिविटी देना, गांव में नल से जल देना, दूसरा है कि शहरों में नल से जल लेना। तो शहरों में नल से जल देने के लिए अमृत 2.0 की शुरुआत किया गया है, जो स्थानीय निकाय में नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और इसका और भी इनिशिएटिव है बेसिकली। दोस्तों समय की कमी है, मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल कर दूंगा इस पर डिटेल से डिस्कस। नामीबिया से पहले अब देश में दक्षिण अफ्रीका से आ सकता है चीता। देखिए नामीबिया से हम लोग बहुत दिन से वार्ता कर रहे हैं, पिछले 5 साल से तो मैं गौर कर रहा हूँ कि नामीबिया से लगभग वार्ता हो रही है, तो उससे पहले से भी वार्ता हो रही होगी। तो अब दक्षिण अफ्रीका से भी बातचीत चल रही, हो सकता है वहीं से पहले चीता है। अगेन चीता इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चीता के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है। पाकिस्तान ने ड्रोन से गिराए चुंबकीय बम। ड्रोन का इस्तेमाल इस रूप में किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे देश में बम को गिराने के लिए इसी तरह से आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखिएगा नशे की अधिक बाहुलता है। तो नशा जो होता है कोकीन वगैरह, बेसिकली वो लोग ड्रोन के माध्यम से भारत की सीमा में गिरा देता है। तो उस पर भी रोक लगाने का सरकार प्रयास कर रही है। तो इसलिए आप देखिएगा कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या अधिक है, कश्मीर में ड्रग्स की समस्या अधिक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हमारे देश में ड्रग्स गिराया जाता है। पुलिस आधुनिकीकरण पे सरकार 126 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये यद्यपि ये कम है, लेकिन फिर भी सरकार प्रयास कर रही है।
और वैसे भी पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना हो आपको तो प्रकाश सिंह वाद को देखिएगा। प्रकाश सिंह वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में कुछ गाइडलाइन दिया था, 7 गाइडलाइन दिया था, और वो 7 गाइडलाइन आज भी हमारे लिए नज़ीर है। दोहरे चरित्र वाला इस्लामिक सहयोग संगठन, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं इस टॉपिक पे। ओके ओआईसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है, हिंदी में नाम है इस्लामिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात या मोरक्को में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। जब सरकार और सरकार किसी संगठन का पार्ट हो तो उसे कहा जाता है अंतर सरकारी संगठन। इसमें 57 कंट्री है, जिसमें 40 देश जो है मुस्लिम बहुल देश हैं। और मज़े की बात यह है कि भारत जो है, जिसमें विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में रहती है, सेकंड पोजीशन पे भारत है। भारत को ओआईसी से दूर दूर तक ना तो सदस्य ओआईसी का बनाया गया है और ना ही पर्यवेक्षक बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जेद्दा में है। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य में से हैं। रूस, थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक हैं, जहां मुस्लिम की संख्या बहुत कम है। अब सोच के देखिए, रूस जहाँ पे मुस्लिम की संख्या बहुत कम है, थाईलैंड जहाँ पे मुस्लिम की संख्या बहुत कम है, वो इसका पर्यवेक्षक है, लेकिन भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया गया है और ना ही पर्यवेक्षक बनाया गया है। ओआईसी में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब प्रमुख देश हैं और ओआईसी का शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पे किया जाता है। अब देखिए न्यूज़ पे लौटते हैं। ये तो बेसिक चीज़ था, बेसिक इन्फॉर्मेशन था ओआईसी के बारे में। न्यूज़ क्या है कि भारत पे उत्पीड़न का आरोप ओआईसी ने लगाया। ओआईसी का कहना है कि भारत जो है अल्पसंख्यक के साथ उत्पीड़न करता है, अल्पसंख्यक को परेशान करता है। भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में सिख की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में जैन की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में ईसाई की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये आरोप लगाया है ओआईसी ने। इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि ओआईसी में जितने देश हैं, अधिकतर देश में देखिएगा वहाँ पे खुद अल्पसंख्यक के साथ उत्पीड़न होता है। क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के साथ उत्पीड़न नहीं होता है? भारत में मुसलमानों की जनसंख्या जो है कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन काफ़ी कम हुआ, सिख की पॉपुलेशन काफ़ी कम हुआ। इन देश में खुद अल्पसंख्यक से पीड़ित ये देश खुद अल्पसंख्यक के उत्पीड़न होता है। इस देश में, पाकिस्तान में होता है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, या अन्य देश में भी होता है। इसके अलावा आप देखिएगा ना सिर्फ अल्पसंख्यक बल्कि बहुसंख्यक में भी विवाद है इन देशों में। शिया, सुन्नी, अहमदिया। पाकिस्तान में आप जाइए, अहमदिया को वो लोग मुस्लिम मानता ही नहीं है, यानी अहमदिया के साथ खुलेआम उत्पीड़न करता है। आप किसी रोड पे खड़े होकर आप ये नहीं कह सकते कि मैं अहमदिया मुस्लिम हूँ। इसी तरह से पाकिस्तान में जाइए, शिया जो कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी के मस्जिद को जला दिया जाता है, शिया कम्युनिटी के मस्जिद पे हमला किया जाता है। तो ये सारा का सारा काम कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। अधिकतर देश में आज भी राजशाही है। सऊदी अरब ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, कतर ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए। तो अधिकतर देश में जो ओआईसी का देश आज भारत को ज्ञान देने की कोशिश करता है, वो वहाँ पे खुद मोनार्की है, खुद राजशाही है। इस देश में कई जगह इस निंदा कानून लगा हुआ। एक बच्चा, मुझे याद है पाकिस्तान में एक बच्चा ने मस्जिद में जाकर के पानी पी लिया, उस पर इस निंदा कानून लग गया। बहुत भयंकर कानून होता है, फांसी की सज़ा भी होती है इसमें। और चीन के खिलाफ ये देश खामोश है। आखिर ओआईसी चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा? अगर ओआईसी को सिर्फ मुसलमानों से पड़ा हुआ है या मुसलमानों का हमदर्द ओआईसी बनता है, तो मुसलमानों के साथ जो उत्पीड़न कर रहा है, विश्व में सबसे अधिक मुसलमानों के साथ उत्पीड़न करने वाले चीन के खिलाफ ये ओआईसी देश क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये सब कुछ पॉइंट इस एडिटोरियल में उठाया गया। आतंकवाद से लड़ाई की कठिनाई, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, कश्मीर का जो मुद्दा है ना, कश्मीर के मुद्दा पे एक दिन मैं फिर से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कश्मीर के मुद्दा पे हम लोग चर्चा कर देंगे, कश्मीर का क्या इशू है।
और कश्मीर का बैकग्राउंड पूरा डिटेल से डिस्कस कर देंगे। लेकिन वर्तमान में जो कश्मीर में हो रहा है उस पर खुद आपको सोचने की आवश्यकता है। आपको और हमें खुद सोचने की आवश्यकता है कि टारगेट किलिंग को किस तरह से हम लोग रोक सकते हैं, राइट। कहीं से भी खरीद सकेंगे ग्रीन एनर्जी, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल में आई खराबी। इस तरह से टेक्निकल खराबी नॉर्मली नहीं आना चाहिए, खास करके आयकर पोर्टल पे। महंगाई में नरमी के बावजूद रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई। महंगाई कुछ हद तक कम हुई है, बावजूद आरबीआई रेपो रेट में कम करेगा। चूँकि उर्जित पटेल समिति जो बनी थी 2016 में, उसने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि महंगाई देश में होना चाहिए 4%। 4% महंगाई जो आदर्श महंगाई होती है, +-2 हो सकता है, यानी 2% मिनिमम, मैक्सिमम 6% महंगाई रह सकता है। तो 2 से 6 के बीच में हो सकता है, लेकिन आदर्श कंडीशन ये है कि महंगाई 4% हो तो देश का विकास तेजी से होगा। भारत अपने हितों के लिए तालिबान से बढ़ा रहा मेलजोल, अमेरिका के ये स्टेटमेंट है। और निश्चित तौर पे अमेरिका को क्या पड़ा, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमें उसके साथ संबंधों को इम्प्रूव करना होगा। अमेरिका को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अमेरिका मिलो दूल है यहां से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे वियतनाम के दौरे पे। कल मैं वियतनाम को लेकर के डिस्कस कर दूंगा कि वियतनाम के साथ हमारा क्या क्या संबंध है। बेसिकली श्रीलंका ने उर्वरक खरीद को भारत से मांगा $5.5 लाख। अब देखिए, इतना डॉलर भी श्रीलंका के पास नहीं है। $5.5 लाख भी श्रीलंका भारत से मांग रहा है। श्रीलंका की आर्थिक क्राइसिस का एक कारण यह भी है कि श्रीलंका रातों रात जैविक कृषि की ओर बढ़ गया। श्रीलंका में घोषणा हुई कि पूरा का पूरा देश में जैविक कृषि को यूज किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि रातों रात एक पूरा का पूरा देश एक नया सिस्टम चेंज कर दें, एक पूरा का पूरा देश कृषि की पूरी पद्धति को चेंज कर दे। ये रातों रात पॉसिबल नहीं होता है। ये भी कारण था श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का। और न्यूयॉर्क में अब 21 साल से कम उम्र में हथियार नहीं खरीद सकेंगे। अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी और वहाँ पे इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाने की आवश्यकता अमेरिका में है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक स्कूल का बच्चा 20 से अधिक लोगों को जान से मार दिया, उसके बाद इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। कंबोडिया में नौसेना अड्डा बना रही है चीन। देखिए, कंबोडिया में अगर चीन नौसेना अड्डा बना दिया तो निश्चित तौर पे भारत के लिए भी खतरा है। लेकिन कंबोडिया सरकार का कहना है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ बंदरगाह बना रहा है, लेकिन वहाँ पे चीनी नागरिकों को या चीनी सैनिकों को वहाँ पे रहने की अनुमति कंबोडिया नहीं देगा। दोस्तों, आज वर्ल्ड ओशियन डे है, विश्व महासागर दिवस है, राइट। चलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। कल बाकी मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।